बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया है वो गुजरते वक्त के साथ साथ नए सवालात खड़े कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हलाकत एक बहुत बड़ी जंग का बाइस बनने वाली है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर्स के अंदर कई इकसाम के जैमर्स लगे हुए थे। इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक जिस वक्त ये हादसा रोनुमा हुआ उस वक्त वो तमाम जैमर्स बंद थे। ये जैमर्स किसने बंद किए इस बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को जो हादसा पेश आया है वो हादसा बिल्कुल उसी तरह का हादसा था जिस तरह का हादसा हमारे जनरल सरफराज के हेलीकॉप्टर को पेश आया था और वो उस हादसे में शहीद हो गए थे। और आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जनरल सरफराज अगर शहीद ना होते तो वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ होते। और वो हादसा किस तरह रोनुमा हुआ, उस हादसे की वजह से कौन कौन से सवालात उठ खड़े हुए, ये बातें भी आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम का ये भी कहना है कि इस हेलीकॉप्टर को ड्रोन या फिर किसी मिसाइल के जरिए टारगेट बनाया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन को जो ऑफिसर्स कवर कर रहे हैं उनमें से 70% लोगों का ये कहना है कि इस हेलीकॉप्टर के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है। बकिया 30% का ये कहना है कि इसको किसी मिसाइल के जरिए हिट किया गया है। लेकिन हमें उस साइड के ऊपर किसी भी किस्म के ड्रोन या मिसाइल का रैकेज देखने को नहीं मिला। हो सकता है ऐसा हुआ हो और दुनिया की नजरों से इस चीज को छुपा लिया गया हो। उसके अलावा इस वक्त में कुछ भी हो सकता है और कोई भी इंसान बिक सकता है। फिल वक्त हवाओं का रुख जो बता रहा है उसके मुताबिक इस हादसे के अंदर ईरान का नायब सदर मुलव्विस था और उसके अलावा ईरान के कई जनरल्स भी इस हादसे के अंदर मुलव्विस थे। इस हादसे की पूरी प्लानिंग भारत के अंदर की गई। इसी वजह से ईरान की स्पेशल फोर्सेस की जानिब से भारत की एम्बेसी के ऊपर छापा मारा गया और कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। आप लोग शायद इस बात को जानकर हैरान हो, ईरानी सदर को श्रीलंका के अंदर ही टारगेट बनाया जाना था, लेकिन वहां के हालात देखकर दुश्मनों ने उनको वहां पर टारगेट नहीं बनाया बल्कि आज़रबाईजान के अंदर उनको टारगेट बनाया गया। फिल वक्त जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है अगर हम उनको देखें और जो वाकयात इस हादसे के बाद रोनुमा हुए उनको देखें तो हमें यह पता चलता है कि इस सारे के सारे इंसिडेंट के पीछे तीन ममालिक थे और ये तीनों ममालिक इस वक्त एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं। मैं बात करूं अमेरिका, इंडिया और इसराइल की। अब जब भी इंडिया का नाम आता है तो ये लोग सबूत मांगना शुरू कर देते हैं। ये लोग शायद ये समझते हैं कि जिस तरह भारतीय फिल्मों के अंदर सबूत दिए जाते हैं या जिस तरह के सबूत भारतीय मीडिया देता है दुनिया उस तरह के सबूतों के ऊपर बिलीव करती है। या जब भी कोई जासूस पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ मिलने वाले सबूतों को मीडिया के ऊपर चलाया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आप तमाम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ईरानियों को कहीं दिमाग नहीं घूम गया जो कि उन्होंने भारतीय एम्बेसी के ऊपर छापा मारा और कई अफराद को गिरफ्तार किया। जो टीम इस वक्त इन्वेस्टिगेट कर रही है इस सारे के सारे केस को, उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्द आज़रबाईजान में गए और उनकी जानिब से ईरानी सदर को हलाक किया गया। लेकिन फिल वक्त इस वक्त बहुत ज्यादा आवाजें गूंज रही हैं। हम इस बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दे सकते और ना ही किसी एक मुल्क या किसी एक शख्स के ऊपर इस हादसे की जिम्मेदारी डाल सकते हैं। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी वैसे वैसे सबूत सामने आते जाएंगे और जो असल कसूरवार है वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताता चलूं, दुनिया के अंदर अब तक कई लीडर्स को कत्ल किया जा चुका है और कई अहम सियासी शख्सियात को भी कत्ल किया जा चुका है। और जब उस चीज की इन्वेस्टिगेशन हुई तो हमें यह पता चला कि इसके पीछे साइफर था। यानी अमेरिका बहादुर ने पहले उन लीडर्स को धमकाया, उनको धमकियां दी और उन धमकियों के साइफर बने और उस मुल्क तक पहुंचे और जब वो लीडर्स उनके रास्ते से नहीं हटे तो उनको मरवा दिया गया। और इसकी कोई एक दो मिसालें हमें देखने को नहीं मिलती। आप सद्दाम हुसैन को देख लें, आप मुर्सी को देख लें, आप लियाकत अली खान को याद कर लें या बेनजीर के साथ जो कुछ हुआ उसको देख लें, या चलें आप ज्यादा पीछे ना जाएं, DGISPR की जानिब से जिस साइफर को डिकोड किया गया और उसके ऊपर काबीना की मीटिंग हुई, बल्कि 2 दफा उस साइफर को काबीना के आगे और हमारे जर्नल्स के आगे पेश किया गया और अमेरिका को डिमार्च भी किया गया। शायद आप तमाम लोगों को याद हो। उस साइफर के बाद क्या हुआ, हमारा मुल्क किस राह की तरफ चला, हमारे मुल्क के अंदर किन हालात का हमें सामना करना पड़ा
اور اس وقت کیا ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے، آپ تمام لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط تھا یا وہ غلط تھا، ہمارے ادارے غلط تھے یا کوئی سیاسی پارٹی غلط تھی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی آگ لگتی ہے کسی ملک کے اندر تو اس آگ کو جلانے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب بھی امریکہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے آنکھیں دکھا رہا ہے یا کوئی ملک میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے تو وہ ایسے ڈرامے کرتا ہے، اور ہمیں یہ ڈرامے پاسٹ میں بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید آنے والے وقت میں بھی ہم ایسے ڈرامے دیکھیں، اور اس کے ثبوت خود پینٹاگون کی رپورٹس کے اندر لیک ہو چکے ہیں۔ اور ان رپورٹس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ امریکہ ایسے ایسے بغیرتی کے کام کر چکا ہے جس کے بارے میں انسان سوچ کر بھی شرمندہ ہوتا ہے۔ خیر، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔